हेलो बच्चे लोग, कैसे हो आप सब? बढ़िया, मैं भी बहुत बढ़िया। आज हम शुरू करने वाले हैं डिस्कशन ऑफ टेस्ट पेपर नंबर 5 ऑफ EIS एंड SM। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास में जो क्वेश्चन है वो कैसे है। अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर बाइफर्केशन कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जो है बेटा जी आपके स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के हैं। देन 4, 5, 6 बेटा जी जो है वो EIS के हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 अगेन आपका MCQ है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 को देखो तो क्वेश्चन नंबर 1 बेटा जी एक केस स्टडी है। क्या है बेटा जी? केस स्टडी है। तो बेटा जी इस केस स्टडी में अपने को टेंशन बहुत ज्यादा हो जाती है कि क्या क्वेश्चन है, क्या आंसर आएगा, बहुत लंबा लगने लगता है। तो मैं आपको बता दूं, एक क्वेश्चन भले ही केस स्टडी फॉर्म में है बट ये क्वेश्चन आसान बहुत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना उसने साफ साफ क्वेश्चन में हमें अच्छा खासा हिंट दिया कि ये क्वेश्चन में लगने क्या वाला है। मैं आपको कुछ बताती हूँ पॉइंट। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है स्ट्रैटेजी इज नॉट बीइंग इम्प्लीमेंटेड एज इट वाज प्लान्ड। एक पहला हिंट उसने दिया। दूसरा हिंट इसने दिया रिजल्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय द स्ट्रैटेजी आर नॉट इन कंफर्मिटी विद द इंटेंडेड गोल्स। और अगर आपने टॉपिक पढ़ा है बेटा जी स्ट्रैटेजिक ऑडिट का, तो आपको याद होगा कि स्ट्रैटेजिक ऑडिट जो है, स्ट्रैटेजिक ऑडिट इस चीज की बात करता है कि हम जैसे चाहते थे वो वैसा हमने इंप्लीमेंट नहीं किया, कहीं ना कहीं कमी रह गई, या फिर जो रिजल्ट्स आए दैट वाज नॉट इन कंफर्मिटी विद द इंटेंडेड गोल्स। सो ये सारी बात किसकी है बेटा जी? स्ट्रैटेजिक ऑडिट की है। और यहाँ पर स्ट्रैटेजिक ऑडिट सीधा सीधा लग रहा है। अब आगे वो पूछता है क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करके बता दीजिए प्रॉब्लम एरियाज एंड द करेक्ट अप्रोचेस। तो उसने आपसे पूछा है यहाँ पर नीड बतानी है आपको। ठीक है, प्रॉब्लम एरिया का मतलब क्या है? नीड। आपको कब कब आपको स्ट्रेटेजिक ऑडिट करवा लेना चाहिए? तो ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल एक नीड तो यही रही, सेकेंड नीड ये रही। एक ऑडिट हो सकती है, क्या हो सकती है कि हम जो चाहते हैं वैसा हमें कुछ रिजल्ट्स देखने को नहीं मिल रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रेटेजिक ऑडिट। मैं बता दूं एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊं आगे भी जो दो क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ। इन योर एग्जामिनेशन हर बार के अटेम्प्ट में चीज देखी गई है इन द एग्जामिनेशन। ये जो बेटा 3 क्वेश्चन है आपके सामने, 3 क्वेश्चन कौन कौन से हैं? स्ट्रैटेजिक ऑडिट, स्ट्रैटेजिक ऑडिट। सेकंड क्वेश्चन बेटा जी आपका बनता है बेंचमार्किंग, बेंचमार्किंग। और थर्ड क्वेश्चन बेटा जी आपका बनता है बीपीआर, बीपीआर। ये तीनों क्वेश्चंस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, और देखा गया है ज्यादातर हर एग्जाम में इन तीनों में से एक तो आ ही जाता है। सो अगर आपके टेस्ट पेपर में आपको ये तीनों क्वेश्चंस दे रखे हैं तो इसको आप थॉरली प्रिपेयर कीजिएगा, थॉरली अच्छे से लिखिएगा और थॉरली इसको एग्जाम में भी लिख के आइएगा अच्छे से विद ड्यू प्रेजेंटेशन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा जी क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है सीधी सीधा टर्म बेंचमार्किंग को डिफाइन कर दीजिए और स्टेप्स हमें बता दीजिए। अब बेटा जी बेंचमार्किंग तो बहुत ही आसान टॉपिक है, सीधे सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन उसने पूछ लिया। बेंचमार्किंग, बेंचमार्किंग का मतलब क्या होता है बेटा? बेंचमार्किंग का मतलब होता है स्टैंडर्ड। ठीक है, स्टैंडर्ड। एक बेंचमार्क इज इक्वल टू स्टैंडर्ड। अभी क्या होता है ना, देखो इन एवरी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वी नीड सर्टेन काइंड ऑफ इम्प्रूवमेंट्स टाइम टू टाइम। हम चाहते हैं कि हम इंप्रूव करें अपने आप को, और इंप्रूवमेंट करने का क्या तरीका है? तरीका वो जो आज तक आपके मम्मी पापा बनाते आए हैं। जैसे कि शर्मा जी के बेटे के तो इतने मार्क्स हैं, तुम खुद देख लो अपने मार्क्स। तो क्या होता है, हर बार तुम्हें शर्मा जी के बेटे से कंपेयर किया जाता है ना। सिमिलरली अगर एक ऑर्गेनाइजेशन इंप्रूवमेंट चाहती है तो वो एक टेक्निक लगा सकती है विच इज बेंचमार्किंग, जहां पर वो अपनी प्रोसेसेस को या फिर अपनी प्रैक्टिसेस को कंपेयर करती है इंडस्ट्री के बेस्ट प्रैक्टिसेस से या फिर बेस्ट प्रोसेस से। दैट इज ऑल अबाउट द बेंचमार्किंग। अगर मैं बात करूं के स्टेप्स की तो बेटा जी इसमें 6 स्टेप्स होते हैं, जहां पर कि हम कहते हैं सबसे पहले देखो कि आपको क्या नीड है बेंचमार्किंग की। क्या पता आप खुद ही शर्मा जी के बेटे हो। क्लियर? सेकेंड चीज फिर आप देखेंगे कि आपका एग्जिस्टिंग प्रोसेस क्या है। फिर आप देखेंगे इंडस्ट्री में बेस्ट कौन है, आइडेंटिफाई दी बेस्ट प्रैक्टिसेस। उसके बाद आप देखेंगे कि यार उसमें और मेरे में टेंशन किस बात की, दिक्कत किस बात की, कंपैरिजन करेंगे। फिर आप एक रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे कि उस कंपैरिजन को सॉर्ट आउट करना कैसे है, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो मुझे सामने वाले से सीखनी चाहिए, और उसके बाद में हम उसे इंप्लीमेंट करेंगे और इवेल्युएट कर लेंगे कि बेंचमार्किंग लगाने के बाद क्या हमारे में वो इंप्रूवमेंट आ पाई या नहीं आ पाई। दिस इज ऑल अबाउट द बेंचमार्किंग। इट वाज अ डायरेक्ट क्वेश्चन। Now coming on to third question, this question says what is business process re-engineering and how it is different from the other business improvement methods। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया इंप्रूवमेंट करने का तरीका एक क्या है आपके पास, बेंचमार्किंग। और बेटा और भी तरीके हुआ करते थे हमारे पास में, बट वो IPCC की ओल्ड सिलेबस में थे। ठीक है, न्यू सिलेबस में हमारे पास में और तरीके नहीं है। तो मैं अगर बेंचमार्किंग से कंपेयर करूं तो वो कहता है कि बेंचमार्किंग
या अदर बिजनेस प्रोसेस से कैसे डिफरेंट है, आपको ये भी बताना है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं ना, तो वो ये कहता है कि बीपीआर के बारे में आप मुझे बता दो। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि बीपीआर एक्चुअली है क्या। बीपीआर इज इक्वल टू बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। हम क्या करते हैं, बिजनेस के प्रोसेस को री इंजीनियर करते हैं। री इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है बेटा जी, टोटल डीकंस्ट्रक्शन कर देना और कुछ नया चीज लेके आना, दैट इज योर बीपीआर। मतलब हम पुराने को टोटली खत्म कर देते, जैसे मानो एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग को हम टोटली खत्म कर दे रहे तोड़ के, और उसके बाद वापस एक नई बिल्डिंग नया तरीके से उसको रिबिल्ड करते हैं। तो दैट इज ऑल अबाउट द बीपीआर। ठीक है बेटा। तो अगर हमें बात करूं कि दूसरों से कैसे ये अलग है, तो दूसरों से अलग ऐसे है, इट इन्वॉल्व्स रीथिंकिंग। आप दोबारा से सोचते हो क्या करें, कैसे करें, हाउ टू इम्प्रूव योरसेल्फ। देन इट इज बेस्ड ऑन टोटल डीकंस्ट्रक्शन। हम पुराने वाले को पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं, तबाह कर देते हैं और फिर उस पर नया बिल्डिंग बनाते हैं। देन नेक्स्ट इज इट इंक्लूड्स ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट। ऐसा नहीं है कि भैया थोड़ा मोटा इंप्रूवमेंट कर दिया और वो बीपीआर के अंडर आ जाएगा, ऐसा नहीं है। इट इन्वॉल्व्स ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट। सो देयर आर सर्टेन पॉइंट्स जो कि बीपीआर को दूसरों से अलग बनाता है। दैट्स वाज ऑल अबाउट द बीपीआर। चलिए अब शुरू करते हैं अपने ईआईएस के क्वेश्चंस। अगर मैं ईआईएस के क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं, तो अपने पास एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्या बोलता है, कहता है एलैबोरेट द बेनिफिट्स ऑफ डेटा वेयर हाउस दैट मे बी अवेयर बाय द कंपनी। एक बात मैं आपको बताऊं, इस क्वेश्चन में बात जो है ट्विस्टेड वाली वो ये है कि वैसे तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट है, बट स्टिल बच्चा इसमें कभी कभी गलत करके आता है। क्या करता है वो बेटा, यहाँ पे वो पूछता है एग्जामिनर बेनिफिट्स ऑफ डेटा वेयर हाउस, बेनिफिट्स ऑफ डेटा वेयर हाउस। और कभी कभी जो बच्चा है ना बेचारा, एक गलती से क्या लिखाता है, बिग डेटा के बेनिफिट्स लिखाता है। बिग डेटा के बेनिफिट्स यहाँ पर बेटा जी नहीं आएंगे। आप इस बात को ध्यान रखिए, बिग डेटा के बेनिफिट्स यहाँ पर नहीं आएंगे। बच्चा कभी कभी ऑल्दो द क्वेश्चन इज स्ट्रिक्ट बट फिर भी गलती कर देता है। मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि मेरा जो मोटिव है वो ये है कि मैं आपको प्रिकॉशनरी मेजर प्रोवाइड कर पाऊं कि आप एग्जाम में कुछ गलतियां जो कि आप अक्सर बच्चे करते हैं वो आप ना करो। दैट इज अवर मेन मोटिव, राइट। सो मैं आपको बता चुकी हूँ कि यहाँ पे बिग डेटा के बेनिफिट्स नहीं आएंगे। अब चलते स्ट्रेट फॉरवर्ड इस क्वेश्चन के आंसर के ऊपर। तो यहाँ पे बिग डेटा डेटा वेयर हाउस के बेनिफिट्स की मैं अगर बात करूँ तो बेटा हमारे पास बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जैसे कि हमारा डेटा जो है एक सेंट्रलाइज जगह स्टोर हो जाता है, हमारे को एनालिसिस करने के लिए हेल्पफुल होता है, सेंट्रलाइज्ड व्यू हमारे पास रहता है, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा हम ऑब्टेन कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो दिस वाज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 5 बेटा जी हमारे कंट्रोल्स पर है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, कंट्रोल्स जैसे ही आते हैं ना हमारे सिलेबस में, बच्चे बहुत टेंशन में आ जाते हैं कि क्या आएगा क्वेश्चन। बट मैं एक बात और बताऊं, कंट्रोल्स के साथ में एक प्लस पॉइंट ये है कि कंट्रोल्स के ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं ना वो हमेशा डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, ऑलमोस्ट डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आप इसको करते हो एग्जाम के परस्पेक्टिव से तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्यादा क्वेश्चन घुमाएगा नहीं। तो यहाँ पर वो पूछता है कि लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल में जो टेक्निकल एक्सपोजर्स हैं आप वो हमें बता दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि टेक्निकल एक्सपोजर आखिरकार है क्या। टेक्निकल एक्सपोजर का मतलब ये होता है कि हाउ योर सिस्टम इज बीइंग एक्सपोज्ड टेक्निकली। दैट मीन्स कि आप अपने सामने वाले पर्सन को, जो कि अनऑथराइज पर्सनल है, टेक्निकली वो कैसे आपको हार्म पहुंचा सकता है, आपके सिस्टम के सॉफ्टवेयर्स को हार्म पहुंचा सकता है। तो कैसे हार्म पहुंचाता है, देखो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि हमारे पास में एक कॉन्सेप्ट है बॉम्ब का, ठीक है, देन हमारे पास कंसेप्ट है सलामी टेक्निक का, देन हमारे पास कंसेप्ट है बॉम्ब का। ये सारी टेक्निक्स बेटा जी आपने पढ़ी है टेक्निकल एक्सपोजर्स में। इन सारी टेक्निक्स का एक ही मोटिव होता है, क्या, कि आपके सिस्टम को हार्म पहुंचाना, आपके सॉफ्टवेयर को हार्म पहुंचाना, और जिससे कि आपको मालूम भी नहीं पड़ता। अगर आपको पता हो तो ये सारी टेक्निक्स जो है बेटा आजकल की टेक्निकल लाइफ, आजकल की डिजिटलाइजेशन लाइफ में काफी ज्यादा देखने को मिलती है। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि आईबीएम जैसी कंपनी में भी ये टेक्निकल एक्सपोजर देखने को मिला था। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड ये क्वेश्चन बेटा जो है ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है आपको बहुत बार एग्जाम में, विच इज द सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज के ऊपर शॉर्ट नोट। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी का मतलब क्या होता है, सिंपल, कि आप जो है ड्यूटीज एक बंदे के ऊपर ना दो, एक बंदे के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी मत दो, सेग्रीगेट कर दो। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको छोटी सी बात बता दी, अगर एक बंदा डेटा की एंट्री करता है तो सेम बंदा डेटा एंट्री जो उसने करी है उसको चेक ना करे, वेरीफाई करने के लिए सेकंड बंदा हो।
सेकंड एग्जांपल मैं आपको बता सकती हूँ, जो कि इसने बोला सेग्रीगेशन ड्यूटी की, आप बता दीजिए कंट्रोल्स कैसे कैसे हो सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बता सकती हूँ कि अगर कोई हाई वैल्यू एसेट है, अगर कोई हाई वैल्यू एसेट है तो उसको आप किसी एक पर्सन की कस्टडी में मत रखिए, क्योंकि अगर वो पर्सन छलकपट कर गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। उसको ना आप एक मोर देन वन पर्सन के अंदर रखिए। देयर शुड बी द स्प्लिट बिटवीन दैट, कि 2-3 बंदे आपस में मिलके हाई वैल्यू असेट को बेटा जी सिक्योर कर रहे हैं। तो ये जो हमारी चीजें होती है वो आती है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज के अंदर। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज को अगर मैं बात करूं तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी हमारे को ईआईएस में काफी जगहों पर देखने को मिलता है, और मैं ये बिलीव करती हूँ कि बच्चा इस क्वेश्चन को एग्जाम पर्सपेक्टिव से अच्छे से करके जाए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे एमसीक्यू के ऊपर। एमसीक्यू इस बात के बहुत ज्यादा डायरेक्ट है, ज्यादा डिस्कशन हमारे पास इसमें है नहीं करने के लिए, बट स्टिल देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है कि ऑडिट हुक्स को डिस्क्राइब कौन सी लाइन करती है बेस्ट, दैट इज योर पार्ट डी, दैट मींस दीज आर द कोड्स इनेबल्ड बाय द ऑडिटर। मैं आपको बताती हूँ है क्या चीज ऑडिट हुक्स। बेटा जी आप, मैं आपको बताऊं, देखिए अब ऑडिटर जो है ना बेटा, ऑडिटर को क्या करना होता है, सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस को देखना होता है, निकालना होता है, और विद द हेल्प ऑफ दिस ऑडिट हुक वो क्या कर सकता है, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन को ट्रेस आउट कर सकता है। इसीलिए इसी लाइन को देखते हुए, इसकी मीनिंग को देखते हुए ये लाइन इसको बेस्ट सूट करती है। नाउ कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में भी वो यही बोलता है कि अगर वो चाहे कि एक ऑडिट टूल उसके सामने आए, जो कि ऑडिटर है उसके सामने आए, तो वो कौन सा टूल होगा, तो आपके सामने अगेन द टूल विल बी ऑडिट हुक्स, द टूल विल बी ऑडिट हुक्स। तो बेटा मैं आपको बताती हूँ ये जो ऑडिट हुक है वो और कुछ नहीं है, दैट इज एन ऑडिटर टूल। चलते हैं आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें तो मैं आपको क्या ही बताऊं, मतलब कि वो क्वेश्चन क्या कहता है कि भाई एक बंदे ने लैपटॉप अभी भी खरीदा है, मल्टीपल एप्लीकेशन उसको उस पर ऑपरेट करती है, ठीक है, बट उसका लैपटॉप जो है हैंग होना शुरू हो गया। ये तो बेटा जी आपके डे टू डे लाइफ में रोज रोज होता ही है। अब आप खुद ही जानते हो कि इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही होगी। क्या कहते हैं, आजकल किसी ऐसे पर्सन से भी पूछ लेंगे ना जो ईआईएस नहीं पढ़ता है, वो भी बोल देगा भैया इसकी रैम कम है ना। तो दैट मींस इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द इनसफिशिएंट रैंडम एक्सेस मेमोरी व्हिच स्टैंड्स फॉर रैम। ये तो आजकल दूध पीते बच्चे को भी पता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो उसने बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल अबाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम। वो बोलता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को अब बताइए कि कौन सी लाइन बेस्ट डिफाइन करती है। तो उसने बोला है, अब मैं आपको बताती हूँ, सारे ही पॉइंट्स में हमारे पास प्रोग्राम वर्ड जो है बेटा जी कॉमन है, ठीक है, ऑब्वियसली इट इज अ काइंड ऑफ प्रोग्राम इवन। तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें से कौन सी लाइन उसको बेस्ट सूट करती है। अगर आप देखेंगे हमारे पास में जो पॉइंट नंबर बी है, दैट इज कंप्यूटर प्रोग्राम दैट मेक्स द कंप्यूटर ऑपरेशनल। क्योंकि जब तक उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डलेगा, जब तक उसमें विंडोज नहीं डलेगी, तो हाउ विल द हार्डवेयर वर्क। आपको पता है ना हार्डवेयर क्या है, डब्बा है, डब्बे के अंदर क्या डालते हैं, डब्बे के अंदर विंडोज इंस्टॉल करते हैं, तभी तो वो ऑपरेशन फॉर्म में आता है, तभी तो वो हार्डवेयर फंक्शंस को कनेक्ट कर पाता है। इज दैट क्लियर? सो जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं इन चीजों को बहुत आसानी से, उनको टेंशन नहीं होती है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम जैसी चीजों को समझने के लिए। आई होप आपको भी क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो बोलता है, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, वो कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं और प्रॉब्लम्स की वजह क्या है, इनकंसिस्टेंसीज इन द स्ट्रैटेजी। और वो इनकंसिस्टेंसी की जो प्रॉब्लम है उसने बोला है कि बताइए कौन सी हो सकती है। अब मैं आपको बताती हूँ ये तीनों ही की जो पॉइंट्स है वो बिल्कुल सही है, इसलिए इसका जवाब जो है दैट इज ऑल ऑफ द अबव। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। उसने बोला यू आर द ऑपरेशन मैनेजर। इस क्वेश्चन को ना आप बिल्कुल लेमैन की तरह पढ़िएगा और समझिएगा। कहते हैं आप ऑपरेशन मैनेजर हैं, आप क्या बेटा जी ऑपरेशन मैनेजर हैं, एंड टॉप मैनेजमेंट जो चीज चाहती है, स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करना चाहती है, यू डोंट इंडोर्स। यू डोंट इंडोर्स का मतलब होता है आप उस चीज को सपोर्ट नहीं करते। तो अभी खुद बताओ, जो भगवान चाहते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट, जो मेरा ये चाहते हैं, जो मेरे टॉप लेवल मैनेजमेंट चाहते हैं, मैं उस चीज को सपोर्ट नहीं करती हूँ, तो ये किसका प्रॉब्लम है, किसका प्रॉब्लम है ये, दैट इज द coordination problem. That means the top level management is not coordinating with the other levels of the management.
नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे उसने बोला कि आप सीनियर मैनेजर है कंपनी के, आपको एक टास्क दिया गया कि पुटिंग द स्ट्रेटेजी इन द प्लेस, और आप देखिए कि वो स्ट्रेटेजी ढंग से इंप्लीमेंट हुई है कि नहीं है, तो आप क्या क्या चीजों का ध्यान रखेंगे। 4 पॉइंट आपको दे दिया है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बता दी हूँ, बीपीआर का इससे कोई कंसर्न नहीं है, इसको काट दीजिए। स्ट्रेटेजिक इंटेंट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, बात खत्म। तो अपने पास क्या बचता है, अपने पास बचता है स्ट्रेटेजिक ऑडिट और स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। बिकॉज ऑडिट के अंदर भी हम ये चाहते हैं कि हम देखना चाहते हैं कि क्या स्ट्रेटेजी जो है जैसा हम चाहते थे वैसे इंप्लीमेंट हुई या नहीं हुई, और कंट्रोलिंग कभी ये पार्ट है, दैट इज इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल के अंदर आ जाता है। तो यहाँ पर मैं अगर बोलूं तो पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 4 सही है, दैट इज वाई 1 और 4 आपको कहां मिलता है, पार्ट सी में। तो पार्ट सी इज द राइट आंसर। Hence, this was all about the test series, paper number 5, and मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पेपर के डिस्कशन में। थैंक यू सो मच।